गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिकॉर्न कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है टेंस। आज अपना पहला टॉपिक होगा टेंस। तो टेंस को पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। जैसे अपन पढ़ते हैं सेंटेंस। सबने पढ़ा है अपन ने सेंटेंस क्या होता है। तो अपन को टेंस पढ़ने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एक कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है, यानी एक सेंटेंस को कंप्लीट कब मानते हैं, क्या क्या चीजें उसमें एसेंशियल होनी चाहिए। तो सर एक सेंटेंस को तभी हम कंप्लीट मानेंगे जब उसके अंदर कम से कम एक तो क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, और कम से कम एक क्या होनी चाहिए उसके अंदर सर, वर्ब होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट हो नहीं हो, लेकिन ये दो चीजें होनी कंपलसरी है, एक तो सब्जेक्ट एक वर्ब। यानी वी कैन नॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट दीज टू थिंग्स। अब सर सब्जेक्ट तो अपन को पता है, जो डूअर होता है उसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर जो भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसको अपन सब्जेक्ट बोलेंगे। और इसके बाद अगली टर्म है वर्ब। तो टेंस पढ़ने से पहले वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वर्ब क्या होती है, वर्ब एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या शो करती है। तो वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर एक तो एक्शन, या तो एक्शन शो करेगी वो, या फिर कोई स्टेट शो करेगी। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं कि वर्ब कैसे एक्शन शो करती है और कैसे स्टेट शो करती है। जैसे मैं बोलूं ही लाफ्स, यानी वह हंसता है। अब हंसना एक वर्ब है, अपन को बताइए। हंसना एक क्रिया है, यानी यहाँ पे जो ही के द्वारा जो काम किया जा रहा है हंसना, वो क्या है, एक एक्शन है। यानी हंसना क्या है, एक्शन। जो यहाँ पे वर्ब है वो क्या शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, दे सिंग, वे गाते हैं। तो इसके अंदर क्रिया क्या है, वर्ब कौन सी है, सिंग। सिंग का मतलब गाना। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या शो कर रही है, यहाँ पर भी एक्शन शो कर रही है। अब कुछ एक सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या शो करती है, स्टेट शो करती है। जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट, यानी वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, और वर्ब कौन सी है, इज। यहाँ पे इज जो वर्ब है वो कोई भी एक्शन शो नहीं कर रही है। यहाँ पे इज ये बता रही है, एक जनरल स्टेट बता रही है इस सब्जेक्ट के बारे में कि वो एक अच्छा विद्यार्थी है। और इस तरह के सेंटेंस के अंदर जो वर्ब के बाद में आता है, जैसे यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखेंगे ही लाफ्स के आगे, तो उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब वर्ब अपनी स्टेट शो करती है तो उसके आगे उसको अपन ऑब्जेक्ट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यानी इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए टेंस पढ़ने से पहले, कि एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, और वर्ब एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या शो करती है। उसके बाद में 3 एग्जाम्पल से समझाया। अब आगे बात करेंगे। अब जितने भी टेंस अपन पढ़ेंगे उसके अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, सारे टेंस जब भी स्टार्ट करेंगे उसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका। जब भी अपन टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में सारे टेंसेस के यूजेस, यानी कौन कौन से यूजेस होते हैं उनके, कहाँ कहाँ कौन सा टेंस का अपन यूज करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है इंग्लिश के अंदर अपन तीन जो टेंसेस होते हैं वो पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर एक टेंस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टोटल 4 कैटेगरीज के अंदर। टोटल 4 कैटेगरीज के अंदर एक टेंस को अपन डिवाइड करते हैं। यानी टोटल 3 टेंस है, एक टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल अपने टेंस कितने हो गए, 12 टेंस हो गए। यानी अपन टोटल 12 टेंस के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पहला टेंस उनमें से कौन सा होगा, अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट सिंपल,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब कोई भी टेंस पढ़ते हैं अपन, उनमें अपन को ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो पहला इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी इसके साथ अपन एस और ईएस लगा देते हैं। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। अब जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन को पता ही है डू और डज होती है, तो या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगी यहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन क्या करेंगे, इन्वर्जन कर देते हैं सर। अब इन्वर्जन क्या होता है, जैसे अपन ने यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट किए थे सेंटेंस, जब इन्वर्जन करेंगे तो यानी हेल्पिंग वर्ब को अपन सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाते हैं, यानी डू और डज को पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसके इंट्रोगेटिव और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन ने कहाँ पे नोट लगाया था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर नोट कहाँ लगाते हैं अपन, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और पीछे इसके भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, डू और डज होती है। इसकी मेन वर्ब के बारे में बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कभी कभी उसके साथ एस और ईएस लगा देते हैं। तो सर ये चीजें हमको पता कैसे चलेगी एग्जाम के अंदर कि डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कब लगानी है, उसके साथ एस और ईएस भी कब ऐड करना है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन एक टेबल के माध्यम से, यानी एक पर्सन की टेबल। जितने भी पर्सन अपन पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये टेबल जब अपन को याद हो जाएगी तो हम सारे टेंस को उस टेबल की हेल्प से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे। टेंस के अंदर कोई भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे करना है उसके बारे में जानने से पहले अपन को पर्सन्स वाली टेबल आनी चाहिए। यानी अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जितने भी टेंसेस अपन पढ़ेंगे उन सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी। तो उन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का यूज हमको कहाँ पे करना है उसको जानने के लिए अपन को एक टेबल पढ़नी पड़ेगी, जो कि है पर्सन्स की टेबल, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर इस टेबल को अपन अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज कहाँ करना है वो सब हमको पता चल जाएगा। देखो पर्सन्स कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं सर। एक तो फर्स्ट पर्सन, इसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सर टोटल पर्सन 3 होते हैं,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं सर? फर्स्ट पर्सन के अंदर टोटल 2 प्रोनाउन आएंगे, आई एंड वी। आई सिंगुलर एंड वी प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 प्रोनाउन आएंगे, तो आई, एक वी। सेकंड पर्सन के अंदर एक ही प्रोनाउन आएगा, कौन सा? यू। और जो थर्ड पर्सन है उसको अपन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। अब थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे और सिंगुलर के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे? यानी सिंगुलर के अंदर कौन कौन से आएंगे? ही, शी, इट, इसके अलावा दिस और दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक वस्तु का नाम सिंगुलर नाउन होना चाहिए। इनके अलावा अपन कुछ एक वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, समथिंग। ये सारे वर्ड्स भी किस में आते हैं? अपने थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अंदर आते हैं। देखो, एवरी बडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ऐसे somebody, someone, something, everyone, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing। ये सारे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल के अंदर कौन सा प्रोनाउन आएगा सर? तो दे आएगा, एक तो दे आएगा। ये और इनके अलावा जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिस और दैट आया, यहाँ पे प्लूरल के अंदर क्या आ जाएगा? दीज और दोज। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर सिंगुलर नाउन के बारे में पढ़ा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा? प्लूरल नाउन। तो ये टेबल जब हम पढ़ लेंगे तो इस टेबल को अपन याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक्चुअल यूज कहाँ करना है अपन को, वो सारी चीजें हमको पता चल जाएगी। जैसे मैंने अभी अपना पहला टेंस कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल। उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया, कौन सी होती है? डू और डज होती है। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कभी कभी उसके साथ एस और पीएस ऐड करते थे। अब ये कब करते हैं वो जानने के लिए टेबल आनी चाहिए सर। एक तो अब जो ये पर्सन्स वाली टेबल है हमारे, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज थी। जब भी हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, फर्स्ट पर्सन का आई एंड वी, सेकंड पर्सन का यू एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल, इन सभी के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब बात आती है सर मेन वर्ब की। मेन वर्ब के अंदर कभी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और कभी कभी हम एस और ईएस भी उसके पीछे ऐड करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और ईएस कब ऐड करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। देखो, एक ही चीज बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये याद हो गया तो बाकी के सारे अपन को इजीली याद हो जाएंगे। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको देखते हैं। जैसे मैं लिखूं ही सिंग्स। दूसरा एग्जांपल, दे सिंग। अब सर एक के अंदर तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाया है और दूसरे एग्जांपल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ये अपन को कैसे पता चला? जो फर्स्ट एग्जांपल है ही सिंग्स, वह गाता है, इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब भी हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस, जब भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जब हम हेल्प मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड करते हैं। और सेकंड एग्जांपल में सर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का तो है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। दो एग्जांपल और देखते हैं।
वी प्ले, शी प्लेज। वी प्ले हम खेलते हैं, शी प्लेज वह खेलती है। इसके अंदर जो वी है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और एस नहीं लगाना है, जबकि सी जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करते हैं। इसके बाद इसके चारों फॉर्मेट के कुछ एक एग्जांपल करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे इसके चारों फॉर्मेट के एग्जांपल्स की। अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, फिर इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर कैसे चेंज करना होता है। एक एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं वी प्ले ए फुटबॉल मैच, हम फुटबॉल मैच खेलते हैं। अब इसके अंदर ये जो फॉर्मेट है फर्स्ट वाला, ये है इसके अफर्मेटिव का। अब इसका हमको बनाना है नेगेटिव। तो सर इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने। पहले क्या लिखना है? सबसे पहले देखो, ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों लगाई? क्योंकि ये जो पर्सन है, ये वी, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और वर्ब के जस्ट बाद में हमको व्हाट और हुम का आंसर मिलता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हम क्या खेलते हैं? हम एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वी, अब एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सर? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डज। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब डू लगानी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वी डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ए फुटबॉल मैच, हम फुटबॉल मैच नहीं खेलते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सर हम इसका इन्वर्जन कर देते हैं। इन्वर्जन का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, तो डू को आगे लिखेंगे डू वी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले अ फुटबॉल मैच, क्या हम एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। अब इसी को हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डू वी नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच, क्या हम एक फुटबॉल मैच नहीं खेलते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव वी प्ले अ फुटबॉल मैच, यानी हम फुटबॉल मैच खेलते हैं। सेकंड के अंदर वी डू नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच, यानी हम फुटबॉल मैच नहीं खेलते हैं। थर्ड जो इंट्रोगेटिव है डू वी प्ले अ फुटबॉल मैच, यानी क्या हम फुटबॉल मैच खेलते हैं। और इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव है डू वी नॉट प्ले अ फुटबॉल मैच, यानी क्या हम फुटबॉल मैच नहीं खेलते हैं। इन दो फॉर्मेट के बारे में ध्यान होना चाहिए। जो नेगेटिव होता है उसके अंदर नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाहर लगाते हैं, और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसके अंदर नॉट कहाँ लगाते हैं सर? सब्जेक्ट के जस्ट बाहर में। इसका दूसरा एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। पहले सब्जेक्ट देखना है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो शी हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो नेगेटिव के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? अपन को डज का यूज करना है। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे शी डज नॉट राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव में इन्वर्जन करेंगे इसका, यानी डज
she write a letter. Interrogative negative. Does she not write a letter? वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। क्या वह एक पत्र लिखती है और क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब आगे इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को एक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है, लेकिन बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता रहता है। जैसे इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसका जो अफर्मेटिव होता है सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर से सबसे पहले तो क्या आएगी, सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद में क्या देता है, इज एम आर। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। सर हमने तो ऑब्जेक्ट पढ़ा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है अभी बताएंगे इसके बारे में। इसका नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वही करना है, इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को पहले, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब सर ये स्ट्रक्चर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आज पढ़ेंगे इसको। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझेंगे। देख, जैसे मैं लिखूं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ही इज अ गुड स्टूडेंट यानी वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इसके अंदर ये जो ही है सर, ये सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। इज सर वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर इज क्या है, मैन वर्ब। यहाँ पे इज का यूज हम मैन वर्ब की तरह कर रहे हैं। तो इज का जब भी यूज, इज एम आर का यूज हमारे सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब की तरह हो तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, और इसके जस्ट बाद मैंने बोला वर्ब के जस्ट बाद में व्हाट और हुम का आंसर देगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे व्हाट और हुम का आंसर तो हमको नहीं मिल रहा, इसलिए वर्ब के जो आगे लिखा हुआ इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यानी ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे हम। इसका नेगेटिव होगा, पहले सब्जेक्ट ही इज, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट अ गुड स्टूडेंट। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं जब इन्वर्जन करना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को पहला लिखना होता है, यानी इज फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इज ही अ गुड स्टूडेंट। और इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो नोट होगा वो सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा, यानी इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। इज एम आर का यूज जब मेन वर्ब की तरह करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, और जब हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब इसका एक स्ट्रक्चर और देखेंगे, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर 3 के अंदर अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होगा? पहले सबसे पहले तो आएगा सर सब्जेक्ट, उसके बाद में देता है हमको हैज या फिर हैव, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसका सेकेंड नेगेटिव बनाएंगे इसको, जब क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, उसके बाद नॉट, फिर हैव एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इन्वर्जन करना होता है, यानी डू डज को आगे लेके आएंगे, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, लास्ट इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद में। तो पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मैं बोलूं ही, अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे मैं बोलूं आई हैव ए मोटर साइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? हैज हैव को देख के क्या कर देते हैं? सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होगा? जब इस सेंटेंस के अंदर हैज हैव को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर हैव को अपन ने कैसे यूज किया? एज ए मैन वर्ब यूज किया। देखो इसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर भी नहीं दिख रही, यानी ये भी कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो पहले तो आई, अब यहाँ पे सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू और डज में से एक। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हम डू लगाएंगे, आई डू नॉट। अब फिर यहाँ पे अगर ऊपर वाले सेंटेंस में हैज भी होगा तो नीचे वाले सारे सेंटेंस के अंदर हमको हैव लिखना है, वापस हैज नहीं लिखते। आई डू नॉट हैव ए मोटर साइकिल। फिर इसका इंट्रोगेटिव, डू आई हैव अ मोटर साइकिल। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट हैव अ मोटर साइकिल। इन दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे। इसके आगे की जो भी बात होगी वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस।